अगर मैं आज हल्का सा आपको इंडियन टेरिटरीज के बारे में बताऊं तो सर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कहां देखने को मिलता है? संविधान के भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में देखने को मिलता है। संविधान का पार्ट 1 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है सर, भाग 1। इसमें आर्टिकल्स कितने होते हैं सर? सर जी इसके अंदर जो आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं 01 से लेकर 04 तक देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, इसके अंदर अब चारों आर्टिकल समझ लीजिए, बहुत शॉर्ट में लिखूंगा आर्टिकल्स। ठीक है, अब ये मत सोचना सर इतना कम आर्टिकल्स क्यों करा रहे हैं। देखो आर्टिकल्स में काफी छोटी छोटी लिख रहा हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग पहले से ही पता है। नहीं पता है तो समझने की कोशिश करना, मैं आपको बोल के बता दूंगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 के अंदर लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा, और राज्यों का संघ होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be union of states, shall be union of states। अच्छा, जब मैं आपने की जो बैच वगैरह होता है उसके अंदर जब मैं क्लासेस वगैरह लेता हूं तो मैं आपको बता देता हूं यूनियन क्या होता है। यूनियन दो या दो से अधिक देशों का एक समूह होता है जिसके अंदर से अगर कोई भी राष्ट्र जुड़ जाता है तो उसका निकल पाना संभव नहीं होता। क्लियर? अच्छा, मैं उसमें ये भी समझाता हूं कि यूनियन के टाइप हो सकते हैं। एक होता है कॉमन यूनियन होता है जिसको यूनियन बोलते हैं, एक फेडरेशन होता है, एक कॉन्फेडरेशन होता है। ये चीज मैं आपको बैचेस वगैरह में बताता हूं। आपकी कुछ क्लासेस लूंगा जिसमें सिर्फ उसी चीज के ऊपर मैं बात कर लूंगा, व्हाट आर टाइप ऑफ यूनियंस। ठीक है, तो उसमें भी वो समझा दूंगा। अभी फिलहाल के लिए जो चीज जरूरी है वो समझिए कि भारत राज्यों का एक संघ होता है। ठीक है, और आर्टिकल 1 के अंदर और इस अनुच्छेद में, और इस अनुच्छेद में राज्यों की सीमाएं, क्षेत्रफल, नाम आदि का वर्णन होता है, आदि का वर्णन होता है। अब ये आदि का वर्णन मतलब क्या? देखो जैसे आपका इंडियन स्टेट ये है, ठीक है, चलो ये हमारा भारत का जो है ये मैप है, तो इस मैप के ऊपर यहां पर जम्मू कश्मीर है, यहां लद्दाख है, यहाँ हिमाचल है, यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ ठीक है यहाँ आपका पंजाब हो जाएगा, यहाँ हरियाणा, यहाँ दिल्ली, यहाँ राजस्थान, यहाँ गुजरात। ठीक है, ये इस तरीके से है, किसकी सीमाएं कहां तक है, किसका नाम क्या है, ये सब चीज आपको आर्टिकल 1 में ही देखने को मिलती है। देन आता है मेरे बच्चे आपका आर्टिकल 2। यानी अगर आपसे पूछे कि यूपी की बाउंड्री इतनी इतनी है, फिक्स कैसे करोगे, वो आप आर्टिकल 1 के थ्रू करोगे। आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है? किसी विदेशी राज्य का भारत में प्रवेश, विदेशी राज्य का भारत में प्रवेश, राज्य का भारत में प्रवेश, प्रवेश, फॉर्मेशन ऑफ ए फॉरेन लैंड टू इंडियन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ फॉरेन लैंड टू इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट, किसी विदेशी भूमि का भारतीय राज्य बन जाना। एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए भैया। जैसे आपका सिक्किम था, सिक्किम पहले एक विदेशी भूमि थी। अगर आपको नहीं पता ना बेटा, सिक्किम पहले विदेशी भूमि थी, लेकिन 16 मई 1975 में सिक्किम को क्या बना दिया गया? भारतीय राज्य। 22वां राज्य बना था ये भारत का, भारतीय राज्य बना दिया। ठीक है सर। सर अगला आर्टिकल बताओ। ये तो बहुत आसान है। ठीक है बेटा, आर्टिकल 3 लिखिए। भारत के अंदर पहले से ही जो राज्य है, भारतीय राज्यों के अंदर परिवर्तन, भारतीय राज्य, जो भारतीय राज्य ऑलरेडी भारत का राज्य है, भारतीय राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, भारतीय राज्यों की सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन व दशा परिवर्तन, दशा परिवर्तन। ये क्या कहलाता है? ये जो होता है ये सब आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होता है। चेंजिंग नेम, चेंजिंग नेम, चेंजिंग नेम
ठीक है, चेंजिंग नेम, एरिया, ठीक है, एंड नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो ये आपका किसके थ्रू होता है? आर्टिकल 3 के थ्रू होता है। अच्छा, अब आपसे मैं एक कॉमन सा सवाल पूछता हूं यहां के अकॉर्डिंग, जस्ट कॉमन क्वेश्चन, उम्मीद है आप बता पाओगे। ठीक है, तैयार हो जाओ। क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का राज्य से यूटी बनना, राज्य से यूटी बनना, जम्मू एंड कश्मीर का राज्य से यूटी बनना, यह किस आर्टिकल में लिखा है? यह किस आर्टिकल में लिखा है? फटाफट बताओ। इतना आसान सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं, फटाफट। अब आर्टिकल 4 क्या होता है वो समझिए बेटा, इसका आंसर दे दीजिए। आर्टिकल 4 समझिए। ठीक है, आर्टिकल 4 मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता पाऊंगा, यहां जगह नहीं है। ठीक है, तो जितने बच्चे भी ऐसे हैं जो आर्टिकल 3 आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 3, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने कहा ना दशा परिवर्तन, वो एक राज्य का यूटी में बनना या यूटी का राज्य में बनना, वो दशा परिवर्तन दर्शाता है। लेकिन बाद में 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट रिफॉर्म एक्ट बनाया गया, जिसके आधार पर उसको एक राज्य से यूटी बना दिया। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बाद में कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली थ्योरी समझते हैं। अगली थ्योरी एक हैं। अगली थ्योरी एक आर्टिकल 4 हो जाएगा, देन आपकी थ्योरी हो जाएगी कंप्लीट। आर्टिकल 4 समझ लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 4 समझ लीजिए। आर्टिकल 4 को समझना हल्का सा टिपिकल है, मेजरली लोग बताते भी नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 1, 2, 3 में परिवर्तन करने के प्रावधान, परिवर्तन करने के प्रावधान, प्रोविजन ऑफ अमेंडिंग, प्रोविजन ऑफ अमेंडिंग आर्टिकल 1, 2, 3, 1, 2, 3, प्रोविजन ऑफ अमेंडिंग आर्टिकल 1, 2, 3 यहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर जी सर। अच्छा, इसके अंदर ये चीज भी समझनी है आपको, आर्टिकल 1, 2, 3 में परिवर्तन करने के प्रावधान, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन प्रावधान है क्या? जैसे राज्य सीमा में परिवर्तन, राज्य सीमा परिवर्तन या निर्माण संसद का अधिकार है, संसदीय अधिकार, अधिकार है, संसदीय अधिकार है, मतलब इसको सिर्फ संसद कर सकती है। ओनली पार्लियामेंट हैव द फीचर ऑफ अमेंडिंग और मेकिंग अ न्यू स्टेट। अगला इसके अंदर बताया गया है भारतीय राज्य, भारत को राज्य बोल सकते हैं, जी हां भारत को राज्य बोल सकते हैं। भारत राज्य से क्षेत्रफल, क्षेत्र का आदान प्रदान, आदान प्रदान के संबंध में प्रावधान, के संबंध में, ठीक है, संशोधन प्रावधान, संशोधन प्रावधान। यहां बहुत एक डीप बात बताऊंगा। यदि आप भारतीय, यदि आप भारत से विदेश में आपने कोई राज्य दिया, विदेश में भूमि आपने दी, यदि भारत से आपने विदेश में कोई भूमि दी, तो इसके लिए संशोधन अनिवार्य है, संशोधन अनिवार्य है। लेकिन यदि विदेश से भारत में भूमि आई, यदि विदेश से भारत में भूमि आई, तो इस चीज के लिए, ठीक है, संशोधन अनिवार्य नहीं है, संशोधन अनिवार्य नहीं है, संशोधन अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 368 को अमेंड करना जरूरी नहीं है, और यहां आर्टिकल 368 को बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अमेंड करें आप, लेकिन इस पोजीशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी। ये थोड़ा टिपिकल थ्योरी है यार, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप समझ जाएंगे, नहीं समझ पाए बेटा तो आप इसको एक बार रिपीट पे देख लेना, आप समझ जाएंगे। मैंने पढ़ाया बेटा सब कुछ है, मैंने इससे भी ज्यादा पढ़ाया है,
एग्जाम्पल बता दो। देखो जैसे बांग्लादेश के साथ हमने भूमि समझौता किया था 2015 में, हमने अपना 100वां संशोधन किया था, तो वो जरूरी था कि हम वो संशोधन करें, दैट वाज मैंडेटरी, कि हमको वो संशोधन करना पड़ता, दैट वाज मैंडेटरी। लेकिन हमने अपना एक संशोधन किया था 36वां संशोधन, 36वां संशोधन किया था 1975 में, तो वो मैंडेटरी नहीं था, दैट वाज ऑप्शनल। हम ना चाहते तो ना भी करते तो काम चल जाता, दैट वाज ऑप्शनल। ठीक है, ये 2015 है, ठीक है, 100वां संशोधन 2015, वो मैंडेटरी था, ठीक है, दैट वाज मैंडेटरी, वो हमें करना पड़ता। ये आर्टिकल 4 में लिखी है सारी कहानी, क्लियर है? जी हाँ। जो 3 बीघा कॉरिडोर, अरे 3 बीघा कॉरिडोर थी, बांग्लादेश से हमने भूमि को लिया था, बांग्लादेश को कुछ भूमि दी भी थी। जी जी बिल्कुल। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं भारत के संघराज्य क्षेत्र विस्तार की। तो मैं आपको बता दूं, भारत के संघराज्य क्षेत्र विस्तार के बारे में थोड़ी सी डेप्थ में बात है, वो हल्की सी आपको समझनी होगी, थोड़ी सी तेज बताऊंगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, 1-2 बार पढ़ लेना, ठीक है, समझ आ जाएगा। अच्छे हैं, संघराज्य क्षेत्र में इंडियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग आपकी कई सारी समितियां देखने को मिलती है, समितियां जिस आधार पर भारतीय राज्य बने हैं, समितियां देखने को मिलती हैं। पहली समिति है 1948 एस के धर समिति, धर समिति, ये भी किस चीज से रिलेट करती है? संघराज्य क्षेत्र विस्तार से। देन आपकी 1948 में ही है आपकी जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल वल्लभ भाई और पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। और तीसरी समिति है, पहली समिति ये हो जाएगी, दूसरी समिति ये हो जाएगी, तीसरी समिति आपकी कौन सी है? फजल अली समिति, फजल अली समिति। फजल अली समिति जो बनी थी ना बच्चे, दैट वाज इन 1953। इस समिति के ये तो हो जाएंगे अध्यक्ष, बाकी इसके अंदर 2 अन्य लोग भी थे, हृदयनाथ कुजरू एंड के एम पन्नीकर, के एम पन्नीकर, के एम पन्नीकर 1953 में वो आई है। इसने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी 1955 में, और 1956 में इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 14 राज्य बने, 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी बने थे, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज बने थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आपको यहां देखने को मिले थे। गॉट द आंसर? जी। इन राज्यों का जो विभाजन था, देखो हुआ क्या था, कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया था हम भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों को बनाएंगे, लेकिन उसका करने से अगर हम भारत को भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजित करते तो देश का विभाजन और बढ़ सकता था। इस वजह से क्या किया गया, एसके धर समिति को बनाया, उससे पूछा क्या हम भाषा व संस्कृति के आधार पर कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बेसिस, भाषा व संस्कृति के आधार पर कर सकते हैं। तो इस समिति ने इस चीज के लिए मना कर दिया। जीवीपी समिति से पूछा तो इसने भी इसके लिए मना कर दिया। तो आंध्र प्रदेश में मैटर खराब हो गया, और जब आंध्र प्रदेश में मैटर खराब हुआ तो उसके संबंध में लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। 1952 में अनशन हुआ, और 1952 में एक व्यक्ति थे पोटी श्रीराम उल्लू, उन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल कर दी, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद मैटर और बिगड़ गया। उनकी डेथ होने की वजह से आंध्र प्रदेश को 1953 में भाषाई आयोग पर गठित करना पड़ा, लिंग्विस्टिक बेसिस पर गठित करना पड़ा, जिसके बाद बाकी राज्यों ने भी दिक्कत क्रिएट कर दी। उस दिक्कत को सुलटने के लिए फजल अली आयोग बनाया गया 1953 में, जिससे कहा गया कि तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना जी, हम आपसे कह रहे हैं भाषा और संस्कृति के आधार पर गठन करो, और इतना ही दिमाग आपको लगाना है। जिस वजह से फजल अली आयोग ने भाषा और संस्कृति के आधार पर गठन किया, संस्कृति के आधार पर गठन किया, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बेसिस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बेसिस पर गठन किया, और तब जाके हमारा ये राज्य ऐसे क्रिएट हुआ। पहला राज्य जो भाषा संस्कृति के आधार पर हुआ था आंध्रा हुआ था, जिसकी वजह से सारी चीजें एक्सक्लेरेट हुई, 1953 में बना था वो।
किस आधार पर बना था? इसी आधार पर बना था। ऑन व्हाट बेसिस? इन दिस बेसिस। तेलुगु इसका लैंग्वेज था, तेलुगु लैंग्वेज था। लोग सोचते थे जो तेलुगु रेस है वो बहुत ज्यादा फेमस है, तेलुगु रेस को बहुत ज्यादा फेमस समझ रहे थे और बहुत बेहतरीन, और आंध्रा का गठन हुआ। इसके पीछे का रीजन था 1952 की भूख हड़ताल जो आंध्र प्रदेश में हुई थी। पोटी श्रीरामुल्लू, पोटी श्रीरामुल्लू रामलू, दैट वाज द बेसिस। ठीक है, याद रखना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो बेटा, एक बात याद रखना, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूं, आई एम नॉट ए यूट्यूबर, मैं एक एजुकेटर हूं। टीचर होना भी एक अलग चीज होती है। मैं एक एजुकेटर हूं, मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको बातें बता सकता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं जो आगे चल के आपके फ्यूचर में काम आएगी। ठीक है, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं यहाँ के चिल्लाऊंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तीर मार दूंगा, पेपर में ही बनाता हूं, पेपर में छापता हूं, पेपर लीक कर दूंगा। दीज आर नॉट द थिंग्स। तो जितना इस टॉपिक पर आपको एक छात्र होने के नाते पता होना चाहिए था, मैंने आपको बता दिया। कोई बच्चा, अब बच्चे नकल निकाल सकते हैं, सर धीरे बोलिए, सर आप तेज क्यों बोल रहे हैं, सर आप क्वेश्चन क्यों नहीं करा देते, सर आपने तो टाइम वेस्ट कर दिया, अरे ये चीज तो सर हमें पहले ही पता थी, सर आप में एटीट्यूड बहुत है, सर आप बोलते बहुत वैसे हो। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं तेज इसलिए बताई हैं ताकि आपका समय बचे, आप रिकॉर्डेड इसको आराम से देख पाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हल्का सा भी तेज हूं तो बेटा आप स्पीड भी मंदी कर सकते हो, बाद में देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इस तरीके से अगर मैं आपसे आपको पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज बेटा हमेशा याद रखना, मैं यहां इसलिए नहीं आता कि मैं मतलब कहते हैं ना कि लोगों को भड़का दूं, ये वाला सीन। तो भाई मैं आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा और बेस्ट चीज आपको यहां मिलती है। ठीक है, याद रखना। मैं इसीलिए जाना चाहता हूं, मेरे जो जितने भी नोट्स होते हैं उसके ऊपर मैं यहाँ पे पहले ही अशोक स्तंभ लगा के रखता हूं, जिसका मतलब होता है सत्यमेव जयते। तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, चलिए, क्या आप क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं?